हेलो, मैं हूँ सोमा राठौड़, यानी कि आप सबकी प्यारी अम्मा जी भाभी जी घर पर है से, और आप सब हमको देख रहे हैं बी ब्लंट पॉडकास्ट में। और ये हमारा जो है इंटरव्यू लिए हैं, ये चिरांद चिरांद नहीं सॉरी नल्ला जो भी है लफंटरबाजी किए हैं बहुत। ये हमारा इंटरव्यू में ये सब आप लोग देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, है ना। और जितने भी नल्ले लोग हैं, लफंटरबाज हैं, जितने भी लौंडे लोग हैं, गली के लौंडे लफाड़े, सबको बोलिए कि हमारा ये जो है इंटरव्यू देखिए। और इमा बहुत कुछ राज खोले हैं हमारा। सो अम्मा जी कैसन हो आप? हम ठीक बा। सो अम्मा जी मुझे एक बात बताइए जी। सोमा जी, अम्मा जी का नाम है सोमा राठौड़। आप जो है वो मोदी जी के स्टेट से बिलोंग करती है, गुजरात, और बोली बोलती है योगी जी की। तो ये चक्कर क्या है अम्मा जी? एक्चुअली किसी को भी नहीं पता है कि मैं गुजराती हूँ, और ज़्यादातर लोग मुझे कानपुर का ही समझते हैं। बट मेरे पापा गुजराती राजपूत राठौड़ हैं, इसलिए मेरा नाम भी सोमा राठौड़ है। सो मुझे बताइए अम्मा जी कि ये पहला एक्टिंग का ब्रेक कैसे हुआ? क्या कहानी है इसके पीछे? पहला मेरा ब्रेक था, सबसे पहले मैं लापतागंज जो है वो टीवी पे देखती थी, और मैं सोचती थी कि इसके जो कैरेक्टर है वो ऐसा लगता है जैसे इसी कैरेक्टर के लिए ही पैदा हुए हैं, तो काश मुझे इसमें चांस मिलता। मैं ऐसे टीवी में देख के सोचती थी। और एक दिन मुझे वहाँ से कॉल आया, तो मैं जा रही थी, तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि तुम तो अभी 1 डे 2 डे करना बंद कर दिए, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? मैंने कहा यहाँ से मुझे दोबारा कॉल आएगा। तो बोले ऐसे कैसे तुम्हें पता है? मैंने कहा आएगा। बोले ठीक है। मैं गई। जब मैं जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये लोग मुझे दोबारा बुलाएं। और ये सोचते सोचते मैं जा रही थी, तो वहाँ पहुँचती बोले कि आ जाइए, आपका ही शॉट लग रहा, फटाफट रेडी हो जाइए। तो रेडी हो रही और वही चल रहा दिमाग में। फिर सीन आया, तो सीन पढ़ा। सीन में लिखा था कि एक सास है, वो अपने दामाद को मारते मारते लापतागंज गांव में लाती है, फिर मारते मारते लेके जाती है। अब मैंने कहा इसमें ऐसा क्या करूं कि जो नोटिस हो। सोचते हुए फिर तब तक वो आगे बोले चलिए चलिए शॉर्ट रेडी, आ जाइए आ जाइए। अब मैं सेट पे हुई, वही चल रहा दिमाग में। तो वो एक पतला दुबला सा आर्टिस्ट था, वो कुर्सी के ऊपर ऐसे पाँव ऐसे समेट के बैठा हुआ था। उसको मैंने पूछा आप क्या मेरे दामाद बन रहे हो? कह रहे हाँ। मैं कहा अच्छा ठीक है बेटा। फिर मैं गई मैं गई डॉक्टर अपने जो डायरेक्टर थे धर्म सर के पास। मैंने कहा सर ये यहाँ लिखा है सास मारते मारते दामाद को लाती है और मारते मारते ले जाती है, तो अगर मैं मारते मारते लाऊं और जाते वक्त उठा के ले जाऊं तो उन्होंने बोला वो बोले उठा लोगे आप? मैंने कहा हाँ। कह रहे दिखाओ उठा के। तो मैंने उनका ऐसा हाथ पकड़ा और दोनों पाँव के बीच में हाथ डाला और ऐसे पहलवान की तरह उठा के गोल घुमा के रख दिया उनको। तो सारे ये जो अभी मेरे रोहिता जी जो मेरे बेटे बनते हैं, और डेविड चाचा, अनूप जी, ये सारे वहाँ पे पहले से थे। वो लोग सब तालियां बजाए पूरे सेट खड़े होकर के। और वो 31 दिसंबर था पहला, और 9 दिसंबर को उन लोगों ने मुझे दोबारा बुलाया किसी और कैरेक्टर के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले सुमा जी हमें ना आप जैसी दूसरी एक आर्टिस्ट चाहिए। तो मैंने कहा मेरी जैसी तो सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरी कोई है नहीं। हाँ आपको हेल्दी चाहिए मेरे जैसी, तो मैं कुछ लोगों को बोल देती हूँ। बोले ठीक है। मैंने 4-5 आर्टिस्टों को नंबर भी दिए। फिर उन लोगों ने मुझे 20-21 तारीख को फ़ोन किया, बोले सुमा जी आप जैसी दूसरी मिली नहीं। मैंने कहा मैंने तो पहले ही बोला था। बोले एक्चुअली ये जो कैरेक्टर है ये कुछ 10 दिन आएंगे, टेलीकास्ट होगा, और एक बार आप नोटिस हो जाओगे फिर दोबारा हम किसी दूसरे कैरेक्टर में ले नहीं पाएंगे, और आप वर्सेटाइल एक्टर हो तो हम आपको अलग अलग कैरेक्टर में यूज़ करना चाह रहे थे, आप वेस्ट हो जाओगे इसमें। बोले खैर कोई नहीं, चलिए हम आपको कास्ट कर रहे हैं, आप कर लो। तो वो 10 दिन का जब मैं कैरेक्टर कर रही थी तो हमारे राइटर उस टाइम पे अमित आर्यन थे जो FIR भी लिखते थे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि सोमा जी आप कभी FIR में काम किया है? मैंने कहा नहीं। बोले अभी आपको कॉल आएगा, मैं वो लिखता हूँ, आप बहुत अच्छी एक्टर हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब 2 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है अश्विनी धीर सर का, जिन्होंने सन ऑफ सरदार 1, 2 का 4 ये सब बनाया। हाँ वो गरिमा प्रोडक्शन के अपने प्रोड्यूसर थे। उन्होंने कॉल किया, बोले आपको कहीं से कॉल आया है? मैंने कहा नहीं सर आने वाला है शायद। हाँ तो मना कर दीजिए। मैंने कहा हाँ क्यों? कह रहे नहीं आप मना कर दीजिए, आप कल आइए ऑफिस में, आपसे बात करनी है। अब मेरी जान सूख गई। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? डायरेक्ट प्रोड्यूसर मुझे कॉल कर रहे हैं पहली बार और ऐसे बोल रहे हैं। अब मैं गई दूसरे दिन ऑफिस में, सर बोल रहे हैं सुमा जी आपका जो कैरेक्टर है वो एक ही स्टोरी के लिए था, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा काम करती हैं आप, तो हम लोग अब उस कैरेक्टर को कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं, तो कहीं से भी कॉल आए तो आप मना कर दीजिए क्योंकि फिर आप डेट नहीं दे पाएंगी।
मैंने कहा सर मैं तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए आई हूँ, अगर मैं 20-25 दिन आपके पास बिजी रहती तो कहीं और करूँ भी क्यों। तो कह रहे ठीक है। उन्होंने अपने क्रिएटिव डायरेक्टर को बुलाया, डॉल्फी सोमा जी को 20-25 दिन बिजी रखो, और फिर मैंने 4.5 साल लापतागंज किया। जी। तो मुझे एक बात बताइए सोमा जी, हाँ। कि जैसे लोगों को मेकअप की कंटिन्यूटी की फिक्र होती है, बाल की कंटिन्यूटी, आपकी लाइफ में किस कंटिन्यूटी की फिक्र होती है? क्यों? मुझे मेरा दिल डॉल जो है उसको मेंटेन रखना पड़ता है भाई। दिल डॉल क्या? हाँ जी। ये जो जीरो फिगर बोलती है लड़कियां, वो हाँ। जीरो फिगर नहीं होता, जीरो फिगर ये होता है जीरो का मतलब गोल। तो मेरे हिसाब से ये जीरो फिगर है, हाँ। और इसको भी मेंटेन करने के लिए भी खर्चा लगता है भाई। हाँ। ये भी मुझे भी डर लगता है कि कहीं मैं पतली ना हो जाऊं, और कभी कभी मेरा वेट कम होता है हाँ। तो मैं घबरा जाती हूँ, और मैं ओह। कटोरी भर भर के मलाइयाँ खाती हूँ कि मेरा वेट ना कम हो जाए। अच्छा। सच में ऐसा मैंने कई बार ओह। किया है। हाँ। मतलब यहाँ पर लोग लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं जी। वेट लूज करने के हाँ लिए, जी। और आपका उल्टा है। हाँ, ऐसा हाँ। कभी हुआ कि एक सीन में आप थोड़ी सी हेल्दी थी और फिर कुछ दिनों बाद जब आई तो आप पतली हो गई थी, तो लोगों ने बोला कि भाई हाँ, एक बार ऐसे मतलब क्या होता है कि यही मैं कर रही थी, मैं और मेरा वेट करीब 25 किलो कम कर लिया था मैंने। तो कुछ फैंस आए थे और वो लोग सेट पे बोले मैम क्या आपने वेट लूज़ किया है? मैंने कहा हाँ जी। बोले मैम सॉरी बट प्लीज़ और वेट लूज़ मत कीजिए, हमें आप ऐसी ही अच्छी लगती हैं। मैं कल्ला हो, अब वेट कम करो तो ये प्रॉब्लम होता है। तो लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं। अच्छा। मेरा वेट कम हुआ तो मेरे से ज़्यादा मेरे ऑडियंस को टेंशन हो जाती है। तो मुझे एक बात बताइए, जी। जैसे रोहितांश जी जो है हाँ। वो आपसे कम से कम 11-12 साल बड़े होंगे, तो हाँ। ये 11-12 साल बड़े इंसान की अम्मा जी बनने का किक क्या है? देखिए मुझे तो बचपन से ही सास बनना था। ओह, हाँ, वो लोगों को ऐसा होता है ना हीरो हीरोइन बनना है बड़े हाँ। होके, बट मैं शुरू से ही सास बनना चाहती थी। हाँ। तो छोटी थी तो मेरी मम्मी ललिता पवार की एक्टिंग करवाती थी मुझसे, बिंदु जी की एक्टिंग कराती थी कि जरा ऐसे दिखाना यार कैसे करते हो। तो वो शौक था बचपन से कि मैं बड़ी हूँ और मैं सास बनूँ और सब लोग आए मेरे पैर छुएं, मेरा आशीर्वाद लें। अब ऐसा हो गया कि पूरी दुनिया अम्मा जी के नाम से जानती है, और रोहिता जी लगभग 15 साल बड़े हैं मुझसे। ओके। तो अब कैसा ना 50 साल के जो एज के लोग होते हैं उनके लिए बेटे वाली फीलिंग आने लग गई है। अच्छा, हाँ। मतलब सारी फीलिंग मर चुकी है। 50 साल वालों के लिए तो वही फीलिंग आ गई है, क्या ये लोग मेरे बेटे हैं। अच्छा, आपकी जो मैरिज लाइफ थी जी। वो क्या थी? एंड मैंने कहीं तो पढ़ा था कि आपके वेट भी एक कारण था आपके सेपरेशन का। मैं काम नहीं करना चाहती थी शादी के बाद, हाउसवाइफ बनना चाहती थी। तो मम्मी के लिए ही शादी की मैंने कि मम्मी को लेके मैं अपने ससुराल जाऊंगी, और मैंने जिनसे शादी की बात हुई उनसे भी मैंने बोला कि मैं मेरी मम्मी को मेरे साथ रखना चाहती हूँ। बोले ठीक है। पर शादी के बाद जो है प्रेशर देने लगे मुझे काम के लिए कि काम करो काम करो, क्या हुआ तुम्हारा काम का, क्या हुआ। अब मैं काठमांडू से मैं आई थी पटना, जो मेरे लिए अलग देश ही हो गया डायरेक्ट, है ना, किसी को जानती नहीं कुछ नहीं। फिर भी मैंने काम किया नहीं चाहते हुए भी। फिर वापस वहाँ से हम 1 साल के बाद नागपुर शिफ्ट हो गए, वहाँ भी काम का प्रेशर, वहाँ भी मैंने काम किया। उसके बाद फिर मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद में क्या हुआ ना, एक्चुअली मेरे हस्बैंड मुझे कभी भी घर जाने नहीं देते थे मम्मी से मिलने, और मम्मी बेड पे थे। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करती थी, वैसे 2-2.5 साल हो गए और मेरी मम्मी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में मैं जब पहुंची तो उनको मैं देख भी नहीं पाई। मैं डायरेक्ट शमशान घाट पहुंची जहां पे लाइन से चिताएं जल रही थी, वहीं मैंने अपनी मम्मी को भी जलते हुए देखा। तो वहां से ना मन में बहुत दुख आया, क्योंकि हस्बैंड के साथ इतना बॉन्ड भी नहीं था। वो अकेले रहे हैं तो उनको रिश्ते का इतना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, रिश्ते के बारे में वैल्यू नहीं थी, और मतलब मिल के रहना क्या होता वो भी नहीं पता था उनको। तो हमारा वहाँ से जो है मतभेद शुरू हो गए। हमारे रिलेशन भी आपस में कुछ थे नहीं खास, हस्बैंड वाइफ जैसा तो कुछ था ही नहीं। तब मुझे मजबूरी में 10 साल के बाद निकलना पड़ा। तो सेपरेशन का कारण ये था। इस दौरान कोई डोमेस्टिक वायलेंस या ऐसा कुछ? डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। अच्छा। मतलब मैं हरास बहुत ज़्यादा हो रही थी मेंटली। इमोशंस का कोई वैल्यू था नहीं। मतलब मेरा जब लापतागंज में करने जा रही थी एक दिन, तो मैं गिर गई और मेरा पैर टूट गया जी। पर मैं वहाँ से सीधा सेट पे गई, क्योंकि मेरे सीन लगे हुए थे, मेरी स्टोरी चल रही थी। तो मैं बोली हॉस्पिटल जाऊँगी तो सीन लगा हुआ है, टेलीकास्ट है। तो मैं सीधा सेट पे गई
और मैं चल भी नहीं पा रही थी, तो क्रैप बैंडेज बांध करके और बहुत मुश्किल से लंगड़ा के चल रही थी। तो वहाँ पे हमने सीन भी बोल दिया कि मुझे गाय भैंस ने लात मार दिया दूध निकालते वक्त ऐसे करके, और 10-12 दिन मैंने उसी में लंगड़ा लंगड़ा के दौड़ना भागना गिरना सब किया। और मेरे तभी लिफ्ट भी ख़राब था मेरे घर का, और 4 फ्लोर में ऊपर नीचे चलती भी थी उस टाइम पे। तो उसमें जब ठीक नहीं हुआ 10-12 दिन के बाद भी, तो मैंने बोला मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक्सरे किया, बोला कि ये बताओ आप कैसे चल के यहाँ तक आई। मैंने कहा कैसे मतलब, मैं तो 12 दिन शूट करके आ रही हूँ। तो बोले आपका पैर फ्रैक्चर है, इसमें अभी प्लास्टर लगाना पड़ेगा, 1.5 महीना आपको रेस्ट करना पड़ेगा बेड पे। तो वो 1.5 महीना मैं बेड पे थी और डॉक्टर ने बिल्कुल उठने से मना किया था। तो उस वक्त भी मुझे बहुत डे नाइट सुनाते रहते थे। अच्छा। अपना आप को सुधारते नहीं हो, ये नहीं करते हो, अभी अच्छा लग रहा है, अभी तुम्हारा पैर टूट गया, अब तुम्हारा पर डे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब खाना भी मुझे उठने के लिए मना किया, मैं खाना मांगूँ तो वो खाने के लिए मांगा तो 1 घंटा लेक्चर देंगे। उसके बाद मैं रोने लगूंगी तब खाना देंगे और बोलेंगे रोना नहीं, आँख में आंसू नहीं आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। फिर अब वो खाना दे दिया, अब मैं हाथ से खाऊं तो हाथ धोने जाना पड़ेगा, तो चम्मच मांगू तो चम्मच के लिए फिर एक लेक्चर सुनो। तो इस तरह की चीज़ें थी जीना। मतलब मैं शूट से आऊँ तो नीचे उनकी बाइक दिख जाए तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं ऊपर जाऊँ। 1-1.5 घंटा नीचे ही बैठ के सोचती रहती कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, ऐसी हालत थी। अक्सर ये है कि अक्सर यही सोचा जाता है कि जो कॉमेडियन होते हैं उनकी लाइफ में बड़ी मजे होते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक स्टोरी होती है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने लाइफ में बहुत दुख देख लिए होते हैं वही कॉमेडियन बनते हैं क्योंकि इंसान के पास जो नहीं मिला होता है ना, वही वो दुनिया को बांटना चाहता है। क्या बात। तो मैं बहुत रोई हूँ, इसलिए मैं शायद सबको हंसाना पसंद करती हूँ, और मैं बहुत प्यार के लिए तरसी हूँ, इसीलिए शायद मैं सबको प्यार बांटती हूँ। और मैं माँ के लिए भी तरसी हूँ, माँ के होते हुए, तो इसीलिए शायद मैं आज जगत माँ हूँ। क्या बात बोला आपने। तो मुझे आपको एक ये नहीं लगता कि आज आपके सक्सेसफुल होने के बाद आपके हस्बैंड को रिग्रेट जरूर होता होगा? हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स लाइक करते अच्छा, हैं और अच्छा। फ़ोन तो करते ही रहते हैं मुझे। अच्छा, ऐसा कुछ अच्छा। नहीं है कि मतलब हो गया तो अब मैं कभी मिलती नहीं हूँ उनको, हाँ। लेकिन बात फ़ोन पे होती रहती है, आए दिन फ़ोन कर लेंगे। हाँ, वो ऐसे टीवी देख रहा था तो तुम दिख गए तो बस याद आ गई, तो मैंने सोचा कॉल कर लेता हूँ, हालचाल पूछ लेता, तो ऐसे। अच्छा, मुझे बताइए आपको लैंग्वेजेस कितनी आती है? कुछ 7-8। कौन कौन सी लैंग्वेजेस है वो? बंगाली, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, मारवाड़ी, भोजपुरी, नेपाली, असमी, छत्तीसगढ़ी। ओह, इतनी सारी मतलब लैंग्वेज की आप मालकिन हो। तो अभी जैसे कि आप कर रही हो जो शो भाभी जी घर पे है, हाँ, उसका सबसे फनीएस्ट वाला मुझे किस्सा सुनाइए। सीन करते वक्त हो जाते हैं कई सारी चीज़ें, जैसे मेरा शर्माना उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कैसे शर्माती हो आप? पंडित रामफल के नाम से शर्माना होता है, वो मेरे शर्माने के ऊपर ही पंडित रामफल को जो है पूरा डिस्क्राइब किया गया है, वरना ज्यादातर लोगों ने देखा ही नहीं है कौन है, लेकिन पंडित नाम रामफल। हाँ जी। तो उसमें मुझे ऐसे घूंघट लेके कैसे पंडित रामफल कह रहे थे, ऐसे मुझे होता है। तो ये पंडित रामफल आज तक दिखे नहीं है? दिखे हैं अब तक 3 पंडित रामफल दिख चुके हैं। अच्छा। अलग अलग लेकिन अच्छा। बहुत कम दिखे हैं, हाँ। तो लोगों को उनका फेस याद नहीं रहता है। अच्छा। जी। हाँ। मुझे एक बात बताइए, हाउ यू मैनेज टू डू 2 कैरेक्टर एट वन टाइम? 2 शो आप एक साथ करते हो, 2 जी। अलग अलग कैरेक्टर होते हाँ, हैं, हाँ। तो वो आप कैसे करते हो? ये मैं हमेशा से करती आई हूँ, 2 शो एक साथ। मेरा पता नहीं क्या होता है, मैं जब कॉस्ट्यूम पहन लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा आ जाती है मेरे अंदर वो कुछ मुझे लगता नहीं कभी भी, क्योंकि मैं कभी समझती ही नहीं कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। मैं जो भी कर रही होती हूँ वो नेचुरली कर रही होती हूँ, एक्टिंग के हिसाब से नहीं करती हूँ, तो वो अपने आप आता है। और बचपन से कैसे होता था, जैसे अगर आप बंगाली हैं और आप मुझसे जब हिंदी में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा जो है बंगाली टोन वाली हिंदी सेम आने लगेगी आपके से, जैसे आप बात करते हो सेम मेरे से आने लगता है। मैं खुद हैरान हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है यार, वो सामने वाला क्या सोचेगा, मैं इसकी नकल उतार रही हूँ, लेकिन पता नहीं ये अपने आप होता था। तो आपको नहीं लगता है कि कॉमेडी करते हुए एक एक्टर जो है एक टाइप कास्ट हो जाता है, कि लोगों को लगता है कि अब ये कॉमेडी ही कर सकता है, हाँ जी। और आप उस पिंजरे में अभी फंसी हुई और आप शायद बाहर निकलना चाहती हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह का कैरेक्टर करना चाहती हूँ मैं, और मैं कर सकती हूँ, बट लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि अभी तक कॉमेडी शोज़ किए मैंने 12 साल से, तो शायद हो सकता है वो देख नहीं पाते हैं कि मेरा दूसरा साइड या मैं करती होंगी या करना चाहूँगी, ये नहीं सोचते होंगे। जी। तो मुझे एक बात बताइए कि आपका कोई फेवरेट डायलॉग भाभी जी घर पे से और बाकी शोज से
तो वो मैं सुनना चाहूंगा। का रे बैल का कर रहा है नल्ले, कहाँ लपंटरबाजी कर रहा था है, गुर्दे छील देंगे तुम्हारे मुंह में, छाता घुसेड़ के खोल देंगे। तो ये वहाँ का लैंग्वेज होता था फेवरेट, जो सबको पसंद है। और मे आई कम इन मैडम में कैसे होता था कि मेरा दामाद कोई लाइन बोलते थे और उसको ही मैं नवाब साहब से जोड़ दिया करती थी अक्सर हर बात को। अच्छा। तो मेरे दामाद ने बोला ये क्या तेरा भाई अंदर बाहर हो रहा है जब से, तो मैं बोलती थी अंदर बाहर तो नवाब साहब हुआ करते थे। उसने बोला कि दरवाजे की कुंडी नहीं लगा सकते थे बाथरूम में, तो कुंडी तो नवाब साहब लगाया करते थे। तो वो भड़क के कहता है कि अगर ठीक से कुंडी लगाई होती ना नवाब साहब ने, तो आज ये जंगली जानवर यहाँ नहीं बैठा होता। ऐसे मुझे दिखा के बोलते थे। तो इस तरह के क्या जो है हमारे डायलॉग्स होते थे। तो जो सुगड़े फुगड़े लोग हैं जी। जो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि हाँ। कैसे वजन बढ़ाया जाए, हाँ, तो उनके लिए कोई नुस्खे हैं आपके पास? नुस्खा मेरी मम्मी ये कहती थी हाँ। कि इंसान का जब दिल साफ होता है तो उसके बदन में खाना लगता है, अच्छा। और अगर अंदर से जलता बुनता रहेगा इंसान तो उसको खाना नहीं लगता, और कितना भी खा ले। हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई बहुत पतले दुबले इंसान मेरे बाजू में है और खाते वक्त वो इतना खा रहा होता है, बदनाम मैं होती हूँ। अच्छा। तो ये है नुस्खा। बोलेंगे तो वही है कि आप दिल साफ रखें, खुश रहिए। तो खुश रह के एक रोटी भी खाएंगे तो आपके बदन में लगेगा। अच्छा, बचपन का कोई फनीस्ट किस्सा बताइए। कभी कोई खाना चोरी करके खाया है या ऐसे कुछ जिसमें पिटाई हुई है, ऐसा कोई किस्सा? चोरी तो बहुत की है हमने। हाँ, हम चोरी बहुत करते थे। अच्छा। उसमें क्या होता था कि एक हम लोग सब छोटे छोटे बच्चे थे और एक भैया थे, कुछ 12-13 साल के रहेंगे या 15 साल के होंगे, और हम सब 7-8 साल के। तो हम सब मिलके आम के बागान में, लीची के बागान में चोरी करने के लिए हम जाते थे। जो वो भैया है वो पेड़ पे चढ़ जाते थे। अच्छा। और हम सब नीचे होते थे, तो ऊपर से वो पेड़ हिलाते थे और अच्छा। गिरता था जो भी हम तोड़ते थे। तो माली की लड़की आई डंडा लेकर के। अच्छा। तो हम सब तो भाग गए और वो भैया लटके रह गए ऊपर। अब माली की डंडी नीचे से वो बोले चल नीचे उतरो। तो बोलते क्यों? बोले मेरा पेड़ है। बोले अच्छा, तभी ये पेड़ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बोले नीचे उतरो नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा। हाँ, तो मैं चाहता भी कहाँ हूँ, मुझे छोड़ो, ऐसे करके वो छेड़ते थे। तो इस तरह की हरकतें होती थी। तो मुझे एक बात बताइए जी। कि अभी इस दौरान हम्म। कभी कोई रिलेशनशिप में आप आई या फिर ऐसा कुछ हुआ? नहीं, इस दौरान तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि मैं रिलेशनशिप में जाऊँ या नहीं, क्योंकि मैं जाना भी नहीं चाह रही हूँ। मैं नहीं चाह रही हूँ कि कोई मुझ पे हक जताए या कोई मुझे अपने हिसाब से चलाए। मैं आज़ाद ही रहना चाहती हूँ। मतलब कभी कोई ट्राई भी नहीं किया कोई डेटिंग ऐप पे या फिर कभी डेटिंग ऐप पे मतलब एक बार मैंने बम्बल यूज किया है, बट अच्छा, बम्बल? हाँ, पैसे दे के यूज किया था? नहीं ऐसी लेकिन मैंने ना वो 2-3 महीना यूज करके देखा और मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। कोई प्रपोजल आए कि? नहीं, ऐसे तो आते ही थे, कौन है क्या है ऐसे पूछते थे और मिलने के लिए भी इंटरेस्टेड थे, बट मैं मिली नहीं किसी को। क्यों? अरे नहीं होता है मेरे से। नहीं मन मानता है। एक बार मन करता कि हाँ ठीक, फिर मैं बोलती नहीं यार, मतलब अगर मैं सोचूं कि कल मिलूंगी तो अभी मैं सोची हूँ शाम तक मेरा मूड चेंज हो जाएगा कि नहीं यार, अरे नहीं यार बेकार लगेगा, हट नहीं जाती है। ये क्या बिकॉज ऑफ योर बॉडी शेम है या ऐसा कुछ थॉट है या क्या है? देखिए, बॉडी शेमिंग से तो मैं डरती ही नहीं हूँ, क्योंकि great. मेरा तो आदत है, मैं खुद का ही मजाक उड़ा लेती हूँ। कोई और मेरा मजाक उड़ाए उसके पहले मैं ही खुद का मजाक उड़ा लेती हूँ, तो भाई तेरे लिए बचा ही क्या अभी, ऐसा है मेरा नेचर। तो मैं बॉडी शेमिंग से तो नहीं सोचती हूँ, बट मेरे को ट्रस्ट इशू बहुत है। ट्रस्ट नहीं हो, मतलब आजकल इतने लोग बेकार हो गए हैं ना, तो वो किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इस वजह से मेरा नहीं मन होता है। एक ऐसा सीक्रेट आपका जो हाँ। किसी को नहीं पता, आज तक आपने किसी को बताया नहीं? ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है मुझसे, मेरी सोचिए कुछ तो याद है। बट ये है कि हाँ, मैं टेंशन में काफ़ी रही हूँ, बहुत स्ट्रेस का सामना किया है, जो किसी को नहीं पता है कि मैंने कैसे कैसे लेवल पे आके शूट किया है। एक बार तो ऐसा था कि एक औरत मेरे घर पे आके और जहर खा के पड़ी थी। ओह। हाँ, और वो हॉस्पिटल भी जाने को रेडी नहीं थी, तो मैंने उसको नमक पानी घोल घोल के 2-3 ग्लास पिलाया, उल्टी करवाई, और फिर मेरी भाइयों को बोला कि इसको ध्यान रखो क्योंकि 8:30 का मेरा कॉल टाइम है और मैं शूट करके आती हूँ, तब तक इसके पास ही रहना। मैं गई 8:30 में और मैं रेडी हुई और मैं वन टेक शॉट दिया मैंने, और फिर घर आई और फिर उस लेडी को संभाल के। क्यों उसने जहर खाया था? कुछ था प्रॉब्लम किसी के अच्छा। साथ में। अच्छा। तो मैं ऐसे ऐसे लेवल पे भी मैंने शूट किया है जो लोगों को पता नहीं है मैंने कैसे स्ट्रेस में किया है काम। तो कोई ऐसी यादें जो
मतलब किसी शो से रिलेटेड कोई ऐसी यादें जो आपको बहुत इमोशनल करती है या फिर आपको बहुत अटैच्ड हो आप उस यादों से? मैं सावी के सवारी कर रही थी, कलर्स का शो पिछले साल, तो उसकी पूरी टीम जो है ना मेरे से बहुत अटैच थे। मैं मतलब हमारे जो डायरेक्टर थे मंगेश सर, जो इमोशनल बॉन्ड होता है ना जी। वो हमारा मंगेश सर के साथ था। ओके। तो पूरा जो टीम है, चाहे वो लाइट दादा, स्पॉट दादा, हमारे सारे आर्टिस्ट हो, डायरेक्शन टीम हो, हर कोई मेरे से इतना अटैच थे कि किसी को प्रॉब्लम भी है तो मेरे से सजेस्ट करेंगे, किसको रोना है तो वो मेरे पास आके रोएगा, और मैं जाते ही सेट पे सब खुश हो जाते थे। एक बार तो ऐसा हो गया कि मेरा प्रोडक्शन के साथ प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैं भाभी जी में थी और मेरा उधर कॉल टाइम था, इधर से लेट इन्होंने छोड़ा, तो मैं वहाँ गई और मैंने कहा कि लंच टाइम है, मैं खाना खा के फिर फटाफट रेडी होती हूँ, और वो जो प्रोडक्शन वाला है वो बंदा प्रेशर दे रहा था कि नहीं आप पहले रेडी हो जाइए फिर खाना खाइए। तो मैं खाने को लेकर के बहुत टची हूँ, तो हाँ, तो मैं कभी मेंटेन करना है आपको, हाँ हाँ, मुझे continuity। भूख बर्दाश्त नहीं है, तो वो मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा खाना खा के फिर रेडी हो जाऊंगी। तो वो प्रेशर दे रहे थे नहीं पहले रेडी हो, तो मैं भड़क गई, मैंने कहा ठीक है अब मैं खाना खाऊंगी ही नहीं, चलो मैं रेडी होती हूँ, काम करती हूँ, अब खाना नहीं खाऊंगी। तो मैं सेट पे पहुंची और सेट पे सर ने मुझे पूछा आपने लंच कर लिया मामी, क्या खाए? मैंने कहा सर मैंने लंच नहीं किया। बोले क्यों? मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हुआ, अब मैं खाना नहीं खाऊंगी मैं अब। और वो बोलते बोलते मेरे आंख में आंसू आ गए। तो सर ने बोला क्या हो गया? अरे ऐसे ऐसे नहीं नहीं आप खाना खाओ पहले फिर शूट करेंगे। मैंने कहा नहीं सर मैं खाऊंगी ही नहीं, मेरे से अब गले से उतरेगा नहीं। नहीं जब तक आप खाना नहीं खाओगे मैं शूट ही नहीं करूंगा। मैंने कहा सर मेरे गले से अभी नहीं उतरेगा। नहीं अभी खाना ही पड़ेगा। फिर किसी तरह से मैंने कहा अच्छा ये सीन करके खाऊंगी मैं। तो फिर उन्होंने नींबू पानी बनवाया, पिलाया, फिर मेरा खाना मंगवाया और मंगवा के वहीं पे रखा। सीन करने के बाद मेरे को सामने बिठा के खिलाए, अभी मेरे सामने खा के फिर रूम में जाओगे आप। तो मैं खाना खाने बैठी तो स्पॉट दादा मेरे को खाना दे रहे, कह रहे मैम टेंशन मत लीजिए, अभी शाम को सब मिलके उसकी बजाएंगे ऐसे करके वो मुझे बोल रहा है। तो मैं हाँ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था सावी की सवारी में। मैंने बहुत सारे शोज़ किए, शोज़ बंद भी हुए, लेकिन कभी मैं रोई नहीं जितना मेरे को वहाँ पे फील हुआ ना कि अरे मेरी फैमिली ही है। ओह बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस। सो हम आते हैं अभी रैपिड फायर राउंड की तरफ। ओह तो रैपिड फायर राउंड में मुझे आपको सबसे पहला पूछना है कि मुझे बताइए विभूति या अंगूरी, हु इज बेटर एक्टर? एक्टर तो सब अच्छे हैं, बट अगर मुझे मजा आता है तो विभूति के साथ बहुत ज्यादा। तो आपकी कोई फेवरेट स्कूल की मेमोरी? स्कूल की मेमोरी में काफ़ी कुछ है। वहाँ पे मैं गुंडी हुआ करती थी स्कूल में। अच्छा। और मैं ऐसे ट्रेन जो हमारे यहाँ 2 डिब्बे की चलती थी, तो मैं हाथ दिखा के वो ट्रेन को रुकवाती थी और हम सारे झुंड में चढ़ते थे उस पर। ओके। सो सोमा 20 साल की या सोमा आज की? सोमा आज की। ओके। तो मेरा आखिरी सवाल हाँ। कि इतने साल आपने जो काम किया है, हाँ। कितने माल छापा आपने? अरे यार कुछ माल नहीं छापा है मैंने, बस एक बंगला बनाया है किसी तरह से, छोटा सा बंगला छोटा सा, मतलब बंगला वो ऐसा हाँ, नहीं 3 BHK बंगला, बंगलो है हाँ, मेरा, छोटा हाँ, सा है जिसमें मैं रह रही हूँ। हाँ। और उसकी भी अभी चल रहा है, अभी भी वो क्लियर नहीं है, बस वही है, ज्यादा कुछ नहीं है। सो ये थी अम्मा जी, भाभी जी घर पे से। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके सोमा जी। इट वाज फन टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।